सुनसान रात को वो तेज कदमों से बढ़ा जा रहा था। उसके पीछे 3-4 लोग पड़े हुए थे। वो अंधेरे में उस पर गोलियां चला रहे थे। वो बचता बचाता चला जा रहा था। वो उनसे कुछ दूर निकल आया था। अचानक सामने एक गली आ गई। यहाँ थोड़ी चहल पहल थी। उसने सोचा वो लोग उसे यहाँ कुछ नहीं कह सकते थे। वो लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। वो लोग अब भी उसके पीछे थे। उसे उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसके 3 गोलियां लगी थी, पर उसके काले कपड़ों के कारण खून नजर नहीं आ रहा था। लोग उसे शराबी समझकर पहले ही साइड हो जाते थे। उसके कान पीछे से आते कदमों की आहट सुनने पर लगे थे। आगे का मोड़ आया, वो मुड़ गया। उस मोड़ के साथ ही चौराहा था। उसके जूते खून से भीगे थे। उसे पता था कि वो लोग खून के निशानों का पीछा करते उस तक पहुंच सकते हैं। तो वो पहले एक रास्ते चला गया। फिर उसने जूते खोलकर पास पड़े कूड़ेदान में डाल दिया और दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो आगे चला जा रहा था। उसकी हिम्मत दम तोड़ गई थी। उसके लिए और चल पाना बहुत मुश्किल था। वो दीवार को पकड़कर चलने लगा। वो एक दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे पर बोर्ड लगा था। उसने बुझती आंखों से बोर्ड पढ़ा, डॉक्टर शेर सिंह गिल। उसने दरवाजा खड़काया। दरवाजा किसी लड़की ने खोला। दरवाजा खुलते ही वो उस लड़की पर गिर गया। लड़की ने आवाज लगाई, पापा जल्दी आइए, कोई है। अंदर से एक 50 साल का सरदार जी आए। उसके साथ 2 लड़के थे। वो उसे उठाकर अंदर ले गए। लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया। उसकी बेटी और वो दोनों लड़के उनकी हेल्प कर रहे थे। इलाज के बाद डॉक्टर ने उन 2 लड़कों से कहा, देखो बाहर किसी को इसके बारे में पता ना चले। जिसने इसके गोलियां मारी हैं वो फिर आ सकते हैं। रमेश, इस लड़के की स्पॉन्जिंग बात करा के कपड़े चेंज करा देना। मेरा सूट पड़ा होगा अंदर, वो पहना देना। फिर बेटी की तरफ देखकर बोले, इसका बीपी शुगर वगैरह टाइम पर चेक करते रहना। कर लोगी ना? पापा कर लूंगी। वैसे भी मैंने रात भर बैठकर पढ़ना ही तो है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे देखती रहूंगी। पर पापा जी, इस तरह इसकी गोलियां निकालना गैर कानूनी नहीं है क्या? अगर ये कोई गुंडा बदमाश हुआ तो? बेटे, जिंदगी में डरना बस एक उस रब से चाहिए। बाकी बंदों से वो डरे जो कमजोर हो। मैंने जब डॉक्टरी की थी तो मरीजों को जान बचाने की कसम खाई थी। ये मेरा मरीज है, फिर ये कोई भी हो, चाहे हीरो हो या विलेन, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये तेरे लिए भी सबक है। तो डॉक्टर जान बचाने के लिए बनना, पैसा कमाने या कानून की हेल्प करने के लिए नहीं। जो सुकून किसी की जान बचाने से मिलता है, वो सुकून पैसे नहीं देते। अब अगर हम वेट करते कि पुलिस आती या इसके घर का कोई आता, फीस भरता, तब तक ये मर जाता। उससे अच्छा है कि ये बच गया। अब ये पैसे दें या ना दें, उसकी मर्जी। वैसे भी रब ने हमें बहुत दिया है, डॉक्टर गिल बोले। पापा जी, आप ग्रेट हो। मैंने आपको देखकर ही तो डॉक्टर बनने का सपना देखा। अब ये लास्ट ईयर हो गया तो मैं भी डॉक्टर हो जाऊंगी। झलक बोली। रमेश हो गया? वाह क्या बात है। क्या शानदार लड़का निकल आया। इसके पैक तो मैंने गोली निकालते वक्त ही देख लिए थे। चेहरा तो देखो, किसी हीरो से कम नहीं है, डॉक्टर गिल बोले। झलक भी पास आकर देखने लगी। वो देखती ही रह गई। उसके मन में सोचा, सच में हैंडसम है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसा। वाकई क्या बॉडी है। डॉक्टर ने उसे देखा तो बोले, झलक तू जा अंदर जाकर सो जा, इसे मैं देख लूंगा। तू तो अभी से इसे ऐसे ही देख रही है जैसे कोई लड़का ही ना देखा हो। पापा जी, आपने ही तो कहा है कि आकर देख लें, और मैं आपकी बेटी हूँ। लड़की से पहले एक डॉक्टर हूँ, और लड़का होने से पहले ये मेरा पेशेंट है। हैंडसम हो या ना हो, मुझे क्या। झलक बोली। हाँ, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। डॉक्टर गिल ने उसकी पीठ थापी मारते हुए कहा। फिर वो दोनों लड़के डॉक्टर से कहकर घर चल दिए। डॉक्टर भी उसे झलक के सहारे छोड़कर अपने कमरे में चले गए। झलक ने उसकी नब्ज देखी, ठीक चल रही थी। उसने एक बार फिर उसका चेहरा देखा। गोरा रंग, माथे पर घने बाल, लंबाई शायद 6.5 तो होगी ही। झलक देखते हुए सोच रही थी, पता नहीं ये कौन है। पर सच में ये दिल में घुसता जा रहा है। दिल चोर कहीं का। आधी रात का वक्त था। झलक बैठकर पढ़ रही थी। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो उठकर उसे देखने गई। वो हिल रहा था। झलक ने उसे पकड़कर कहा, हिलो मत, तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। पानी, पानी पीना है।
वो दवा के नशे में धीरे धीरे बोला। झलक ने उसे चम्मच से पानी पिलाया, फिर उससे पूछा, और चाहिए? अब दर्द कैसा है? उसने कपड़े से उसका मुंह भी साफ कर दिया। मैं ठीक हूँ, थोड़ा और पानी दे दो। उसने धीरे धीरे से आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, हल्की सी रोशनी थी। उसे झलक की हल्की सी झलक ही दिखी। उसके चेहरे पर झलक ने फोन की लाइट मारी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। पर उसकी बाह पर गोली का जख्म था तो उसे दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। झलक ने फोन साइड पर रखकर उसकी बाह पकड़ी और प्यार से नीचे की ओर रखती हुई बोली, मैंने कहा था ना कि हिलो मत। अब हो गई ना दिक्कत। अब ऐसा करो, अब सोने की कोशिश करो। उसने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसे थपथपाने लगी। वो लोरी गा रही थी और वो उसकी आवाज सुन रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो इतनी खूबसूरत आवाज वाली की सूरत भी देखे। पर दवा ने अपना असर दिखाया और वो दोबारा सो गया। पीजीआई चंडीगढ़। अगली सुबह 5 बजे की बस से पीजीआई चंडीगढ़ आ गई। वो डॉक्टर्स हॉस्टल में अपना सामान रखकर काम के लिए चलती। उसे जो भी मिलता वो सबको हाय हेलो करके भागती हुई अपने ड्यूटी वाले बच्चों के वार्ड में पहुंच गई। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। वो पहले बेड के पास गई और पूछा, हाँ जी चिकू, बच्चा कैसा है? डॉक्टर दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं चल भी सकता हूँ। लड़का चलकर दिखाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब गिर मत जाना, यहाँ आराम से बैठो, अभी बड़े डॉक्टर अंकल आने वाले हैं। उसने उसे उठाकर बेड पर बैठा दिया। फिर दूसरे बेड वाले बच्चे से पूछा, अब बुखार कैसा है पिंकी? ठीक है डॉक्टर दीदी, बस सर दर्द है। कोई बात नहीं, खाना खा लेना, नर्स आंटी दवा दे देंगी। उसके सर पर हाथ फेर कर वो आगे बढ़ गई। इसी तरह वो सब बच्चों से मिली। उसके वार्ड में कुल 4 कमरे थे। हर कमरे में 6 बच्चे थे। उसके यूनिट के 2 कमरे थे। वो दोनों कमरे में हर बच्चे से ऐसे ही बात करती थी। सारे बच्चे उसे डॉक्टर दीदी कहते थे। वो राउंड लगाकर आई तो सीनियर डॉक्टर आ गए। 4 डॉक्टर थे। झलक उन्हें एक एक करके सारे बच्चों के पास ले जा करके उन्हें उनकी लेटेस्ट हालात के बारे में बताती। फिर वो जो भी दवा बताते वापस आकर उनकी फाइल्स में लिखती और नर्स को बताती। फिर आकर वो अपना पढ़ने लगी। गिल निवास। सुबह 11 बजे उस लड़के को होश आया। रमेश ने डॉक्टर को आवाज लगाई, डॉक्टर साहब ये उठ गया। डॉक्टर अंदर से भागे आए। तुम उठ गए? हेलो, मैं डॉक्टर शेर गिल हूँ। तुम रात हमारे घर आकर गिर गए थे। तुम्हें गोलियां लगी हुई थी, मैंने निकाल दी है। अब कैसा लग रहा है? जी, बाह में दर्द है। उसने बाह की तरफ इशारा किया। वो इसलिए कि इस बाह में 2 गोलियां लगी हुई थी और एक गोली यहाँ पेट में लगी थी। दर्द के लिए दवा दे देते हैं, आप ऐसा कीजिए पहले कुछ खा लें। रमेश किचन से खिचड़ी गरम करके लाओ। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी जान बचाई। मैंने बोर्ड देखकर ही दरवाजा खटखटाया था। पता नहीं मेरे दिल ने कहा था कि आप मुझे बचा लेंगे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मेरा नाम अग्निहोत्री है। मैं पंचकूला में रहता हूँ। हमारे कई होटल हैं। यहाँ पर भी होटल खोलने की सोच रहे थे, उसी के लिए जगह देखने आए थे। कोई बिजनेस राइवल जान गया होगा, इसलिए मुझ पर हमला करा दिया। चलो, कम से कम तुम खुद कोई गैंगस्टर नहीं हो। मुझे पहले ही लग रहा था कि किसी अच्छे घर के लड़के हो। डॉक्टर बोले, सर फोन मिलेगा क्या? मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। मेरे लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, उन्हें फोन कर दो। देखो बेटा, फोन तो कर लो, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो घर पर फोन करो। यहाँ फोन करोगे तो कहीं वो लोगों को फिर ना पता लग जाए। या कोई भरोसे वाला बंदा है तो उसे करना। कहकर उन्होंने उसका फोन उसे दे दिया और बोली, ये लो, तुम्हारा फोन चार्ज कर दिया था। अगम ने उन्हें थैंक यू कहकर फोन मिलाया। हेलो दीवान अंकल, बेटा कहाँ रह गए तुम? मैं तो ढूंढकर परेशान हो गया। अंकल, कल कुछ लोगों ने मुझ पर गोलियां चला दी। मैं आपको एड्रेस सेंड करूंगा, आप बिना किसी को बताए आ जाना, क्योंकि मुझे लगता है वो यहीं पर है जिसने मेरे बारे में उन लोगों को बताया है। आगम बोला, ठीक है, एड्रेस भेजो, मैं आता हूँ। तुम और किसी बात की चिंता मत करो। दीवान बोले, डॉक्टर मैंने बात कर ली है, वो कुछ देर में आ जाएंगे। आपसे एक बात पूछूं? रात में यहाँ एक लड़की मेरी केयर कर रही थी, वो कहाँ है? आगम ने पूछा। लड़की? यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, मैं हूँ और ये मेरे 2 हेल्पर हैं, और रात भर आपकी देखभाल रमेश ने की है। आप चाहो तो उससे पूछ लो, आपको वहम हुआ होगा, क्योंकि अक्सर दवा के नशे में हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता है। हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी देखते हैं,
जबकि हकीकत और होती है। डॉक्टर ने जानबूझकर झूठ बोला। वो नहीं चाहता था कि इतने अमीर आदमी से झलक को दूर रखना चाहते थे। उन्होंने बाहर आकर उसने रमेश और लंबू को समझाया कि उसे वही बताना। डॉक्टर के जाने के बाद अगम सोच रहा था कि इतना रियल वहम भी कभी होता होगा। इतनी खूबसूरत लड़की थी, मैंने बस होंठ ही देखे थे, काश कि मुंह भी देख लेता। उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसका दुपट्टा मेरे मुंह को छुआ था। उसकी खुशबू अब भी मुझे महका रही है। पर उन्हें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? शायद मेरा सपना ही होगा। उसने अपना फोन उठाया और किसी को मिलाया। दूसरी तरफ फोन उठते ही बोला, कभी फोन करके हाल चाल भी पूछ लिया करो। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे अच्छा डॉक्टर मिल गया, वरना मेरे मरने की खबर आज के अखबार की सुर्खियां होनी थी और तुम मेरी तस्वीर पर हार डालकर रो पीट रहे होते। अगम ने अपने दोस्त विराज को फोन किया। विराज ने अगम की बात सुनते ही हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कहाँ है तू? किस हॉस्पिटल में है तू? मैं शिमला में हूँ, किसी लोकल क्लिनिक में। कल किसी ने मुझ पर हमला करा दिया, 3 गोलियां लगी। गनीमत समझो कि मैं बेहोश भी हुआ तो क्लिनिक के दरवाजे पर। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सरदार जी हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। बच गया मैं, अगम बोला। शुक्र है तू बच गया। अच्छा जी, एक तो डॉक्टर है, उस पर सरदार जी हैं, तो तुझे डरने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे एड्रेस भेज, मैं आता हूँ, विराज बोला। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तू कहाँ इतनी दूर से आएगा? मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। दीवान अंकल आ रहे हैं, उनके साथ सीधे तेरे पास ही आऊंगा। यार एक बात बताओ, मुझे बेहोशी में एक लड़की दिखी, अंधेरे में फोन की लाइट में उसके होंठ की देख ही पाया। सूट पहने थी, वो मुझे पानी देने मुड़ी तो उसका दुपट्टा मेरे मुंह को छू कर गुजरा। उसकी खुशबू आज भी मेरी सांसों में बसी है। उसकी लंबी काली चोटी थी, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अगम आंखें बंद करके दोबारा वही सब महसूस करते हुए उसे बता रहा था। सच्ची? इसको हो ही गया है मेरे यार को। नाम क्या है उसका? विराज बोला। नाम? यार मैंने यहाँ पूछा तो कहते हैं कि कोई लड़की नहीं है। मैंने नोटिस भी किया कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि बेहोशी की हालत में मैंने कोई सपना देखा होगा और उसे हकीकत मान रहा हूँ। हो सकता है सपना हो, पर सच में वो सच लग रहा था। उसने पानी भी पिलाया था। अगम बोला, चलो सपना ही सही, तुझे प्यार तो हुआ। अब ये तो पक्का हो गया कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं। विराज हंसते हुए बोला, कमीने, मैंने कब कहा कि मुझे लड़के पसंद है? मेरी ओरिएंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट है। तुम तो फिजूल में मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, अगम बोला। अरे यार, मैंने 9th स्टैंडर्ड से गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर दिया था। गिनती भी नहीं कर सकता अब तक कितनी बना चुका हूँ। और तू 25 साल का हो गया, तूने कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं, बात करना तो दूर, इसलिए ऐसा कहा। चलो सपना ही सही, पर खुशी है कि तुझे कोई लड़की पसंद तो आई, चाहे सपने ही सही हो। अच्छा अब तू जल्दी ठीक हो जाएगा, विराज ने छेड़ते हुए कहा। कुछ देर बाद वहां 2 कारें और एक एम्बुलेंस आकर रुकी। रमेश ने उसे आकर बताया कि कोई मिस्टर दीवान आए हैं। अगम ने कहा, हाँ मैंने ही उन्हें बुलाया है। फिर डॉक्टर उन लोगों को अंदर ले आए। अगम ने कहा, दीवान अंकल चेक बुक दीजिए। मिस्टर दीवान एक 50-55 साल का आदमी था। उसने काले कलर का पैंट पहन रखा था। वो बोला, ये लो सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ अंकल, कहकर अगम ने 1 लाख का चेक काट कर डॉक्टर गिल को दे दिया। डॉक्टर ने चेक देखते ही वापस करते हुए बोले, मिस्टर अगम, ये बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर 40,000 का ही बिल बना है। 40,000 दे दो, मैं इतने फालतू लेकर क्या करूंगा? डॉक्टर गिल, आप कितने लोगों का इलाज फ्री करते हैं? ये पैसा मेरी तरफ से उन लोगों की फीस समझ लीजिए। मेरे पास इतना है तो मैं दे सकता हूँ, जो नहीं दे सकता उसकी दवा दे दीजिएगा, अगम बोला। डॉक्टर साहब ये ठीक कह रहे हैं, अपने पास पहले ही दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और कई सर्जिकल सामान भी लेने वाला है। इसमें तो वो मशीन भी आ जाएगी, वही ब्लड टेस्ट वाली। फिर पेशेंट को दूर टेस्ट कराने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर अगम, अगर आप और रमेश कहते हो तो ऐसा करते हैं। अभी मैं 40,000 ही ले लेता हूँ। आप अपना एड्रेस और फोन नंबर दे जाइए। जब मैं सामान खरीदूंगा तो आपको फोन कर दूंगा, बिल आप पे कर दीजिएगा, डॉक्टर गिल बोले। जैसा आप ठीक समझे, अगम ने बोला और अपना और दीवान का एड्रेस और फोन नंबर दे दिया और बोला, डॉक्टर ये दीवान अंकल हैं, ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर मिस्टर दीवान को कहा,
अंकल, ये आपकी ड्यूटी है, आप इनकी सामान की पेमेंट कर दीजिएगा। वैसे भी एंटी चैरिटी करते हैं, एक और सही। थैंक यू बेटा, डॉक्टर बोले। अच्छा दोस्तों, थैंक यू, चलता हूँ, अगम बोला। मिस्टर दीवान ने उसे एम्बुलेंस में लिटाया और अपने साथ ले चला। पीजीआई चंडीगढ़। वो बिना कहीं रुके उसे लेकर सीधे पीआईजी चंडीगढ़ ले गए। उसके पापा पहले ही वहां पहुंच गए थे। विराज वहां पर सीनियर डॉक्टर था। विराज ने पहले ही उसके बेड का इंतजाम करा दिया। विराज ने उसका सारा चेकअप किया, फिर बोला, बहुत ही बढ़िया ढंग से सर्जरी की है तेरी। बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए डॉक्टर लगते हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम शेर सिंह गिल है। बहुत ही अच्छे इंसान है, अगम बोला। क्या? शेर सिंह गिल? शिमला? माय गॉड, वो तो जीनियस है। जानते हो, वो कई साल अमेरिका के टॉप के हॉस्पिटल में काम करके आए हैं। यहाँ भी प्रोफेसर रहे हैं। वहां उन्हें अच्छी पोस्ट मिल रही थी, पर भी चले गए। कहते कि अपनी मर्जी का काम करेंगे। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक हो जाओ, फिर मिलने चलेंगे, विराज बोला। बच्चों का वार्ड, पीजीआई। झलक अपनी ड्यूटी करके वापस जा रही थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा उसकी फ्रेंड विभा का था। उसने फोन उठाया और बोली, हाँ जी मैडम, क्या हाल है? तू वापस आ गई? मुझे रिपोर्ट नहीं करना था। अब कहाँ है? विभा उसकी रूममेट। मैं हॉस्टल ही जा रही थी। अच्छा चलो जी, आपकी हाजिरी भरने आ रही हूँ, झलक मुस्कुरा के बोली। वो उसी वक्त सर्जरी वार्ड की तरफ चल दी। वो मजे से चली जा रही थी। विभा की आजकल सर्जरी वार्ड में ड्यूटी थी। वो जैसे ही वीआईपी रूम के पास से गुजरी तो विराज की नजर उस पर पड़ गई। विराज तो था ही एक नंबर का फ्लर्ट। वो भला इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे छोड़ सकता था? उसने आवाज लगाई, डॉक्टर झलक, यहाँ कैसे आई? अपना नाम सुनकर वो रूम में आई और विराज से बोली, गुड इवनिंग सीनियर डॉक्टर विराज। गुड इवनिंग भाई, आज ही चांदनी दिन में यहाँ कैसे? उसने अपने स्टाइल से कहा। क्या करें, आजकल रात की ड्यूटी नहीं लगती, सो दिन में निकलना पड़ता है। दोनों हंसने लगे। अगम उनकी तरफ पीठ करके लेटा था, पर जैसे ही उसने झलक की आवाज सुनी वो एकदम से पलटा। आह! उसके मुंह से चीख निकली। उसने जल्दबाजी में अपनी बाह हिला ली थी। वो झलक को देखता ही रह गया। वैसी ही लंबी छोटी, वैसा ही नेट का दुपट्टा और वैसी ही खुशबू। क्या ये भी सपना है? विराज ने अगम से पूछा। क्या हुआ अगम? पर वो झलक को देखने में खो गया और झलक भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी कि ये यहाँ कैसे? झलक ने खुद को संभाला और अपना हाव भाव बदले। उसने अगम से नजरें हटाकर विराज की तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर विराज, ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड है अगम। ये बहुत इससे पहले कि विराज बताता कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगम बीच में ही बोल पड़ा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई हूँ। और आपको मुझसे क्या लेना है? डॉक्टर विराज, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि ये यहाँ क्यों है? इन्हें प्रॉब्लम क्या है? ओ, एक्चुअली एक्सीडेंट केस है। विराज भी किसी को बताना नहीं चाहता था कि इसकी गोली लगी है, वरना पुलिस केस हो जाता। जिसने इलाज किया वो भी फंस सकता था, पर उसे ये नहीं था कि खुद झलक ने ही इसका इलाज किया है। अच्छा डॉक्टर, मैं चलती हूँ, विभा मेरी वेट कर रही है, कहकर वो अगम की तरफ देखे बिना ही चलती। अगम की नजर एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। उसे लग रहा था कि ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आई थी। होठ बिल्कुल वैसे ही है और लंबी चोटी भी वैसी ही है, पर ये सपने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो लेटा हुआ अपने दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से वो अभी निकली थी। विराज ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ घुमाया, मानो उसकी नजर को काट रहा हो, पर वो उसी तरफ दरवाजे को देखता रहा। विराज ने उसके कंधे को हिलाया और बोला, अगम, क्या हो गया यार? ये उसने देखा कि वहां झलक है ही नहीं। वो फिर बोला, वो लड़की कहाँ गई? अभी तो यही थी। विराज मन में ही बोला, इसे क्या हो गया? फिर उसने अगम से कहा, अगम, ये क्या है? तुम ठीक तो हो? कहीं तुमको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? इतने सालों तक लड़कियों से दूर रहने के कारण अब तुम्हें सपने भी लड़कियों के आने लगे, और कोई लड़की तुम्हारे सामने आई तो तुम उसे इस तरह देख रहे हो मानो नजरों से ही खा जाओगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तुझे। मैं यूं उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि ये लड़की उसी जैसी लड़की थी जो मैंने सपने में देखी थी। वैसी ही सुंदर, वही खुशबू, वही लंबी चोटी और वैसा ही दुपट्टा। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरे सपने में से निकल कर आई हो। अगम बोला, अच्छा चल मान लेता हूँ,
फिर तूने उसे अपनी असलियत क्यों नहीं बताई? बता देते तो अभी तेरी दीवानी हो जाती। अक्सर लड़कियों को अमीर लड़के पसंद आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर वो मुझे पसंद करे तो मुझे देख कर करे, मेरे पैसे को देख कर नहीं। वैसे ये कौन है? अगम बोला। डॉक्टर है, मेरी जूनियर है, ये इसी 4th ईयर में है। इंटेलिजेंट है। फिलहाल इसकी ड्यूटी बच्चों के वार्ड में है। वो जो मेरे ग्रुप में डॉक्टर विभा है ना, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। उससे मिलने आई होगी। विराज ने एक ही सांस में सब बता दिया। थोड़ी कड़क सी लगती है, तेरे साथ तो ठीक बात करती है। मैंने जरा सा नाम पूछ दिया तो चिढ़ गई। अगम बोला। यार ये ऐसे ही है। 1st ईयर में किसी ने इसे प्रपोज कर दिया। इसने उसको ऐसा सबक सिखाया कि बाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे छेड़ने की। शेरनी है ये हमारे कॉलेज की। सबको पता है कि अगर इसे कुछ कहा तो ये क्या हाल करेगी। विराज ने बताया। मतलब इसका बॉयफ्रेंड नहीं है? मैं ट्राई करूं? अगम ने पूछा। जनाब, जो भी करना यहाँ से बाहर करना, वरना तेरे साथ मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। विराज बोला। अरे यार, दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगम ने मासूमियत से कहा। दोस्त तो हूं, पर तूने सुना होगा हर एक दोस्त कमीना होता है। बस मैं भी कमीना हूँ। सुख में साथ हूँ, पर मार खाने में मैं दूर ही ठीक हूँ। मतलब पार्टी वार्टी करनी हो तो मुझे बुला लेना, पर इस चक्कर से दूर ही रख। विराज बोला। ठीक है मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगम ने भी गाना गाकर उसे ताना दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 3 खूबसूरत 3 पीढ़ियों की औरतें अंदर आईं। जो तीनों में बुजुर्ग थी वो पंजाबी में बोली, मेरा पुत्र कित्थे, कहाँ है? कह के वो बेड के पास आ गई और अगम के पास आकर बोली, हाय मेरा सोना पुत्र, कमीने ने की हाल करता। ओ मर जावे ओदे कीड़े पैन, ओदे कख न रहे। हिंदी। हाय मेरा सुंदर बेटा, कमीने ने क्या हाल कर दिया, वो मर जाए, उसके कीड़े पड़े, उसके कुछ भी ना बचे। दादी टेंशन क्यों कर दे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ है मुझे। अगम बोला। दादी ने उसके मुंह पर हाथ फेरा, फिर बोली, ठीक होना ही सी, मेरे बाबा जी जो तेरे नाल सी। बेटा क्या हुआ था? हमें तो दीवान ने बताया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। और विराज, तूने भी नहीं बताया? अगम की माँ बोली। सॉरी आंटी जी, असल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इसके आते ही इसके इलाज में लग गया। ये अब ठीक है, आप लोग चिंता ना करो। विराज बोला। वीर जी, वैसे हुआ क्या था? ये तो आपने बताया ही नहीं। वो लड़की बोली। पंजाबी में बड़े भाई को वीर कहते हैं। ये अगम की दादी, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन परी थी। अगम ने परी को इशारा किया कि दादी के सामने कुछ ना पूछ, और बोला, कुछ नहीं हुआ, बस किसी ने कार को टक्कर मार दी थी। अब ठीक हो। आप लोग यूं ही भागे आए हैं, मैंने खुद ही आ जाना था 2 दिन में। तेरे पापा कहाँ हैं? दीवान जी कह रहे थे कि वो पहले ही यहाँ थे। अगम की माँ ने पूछा। हाँ, जब मैं आया तो यहीं थे, फिर मुझे देखकर डॉक्टर से बात करके चुपचाप निकल गए। आपको उनका पता तो है, जब वो टेंस होते हैं तो किसी से बात नहीं करते हैं। अगम ने बताया। सर्जरी डिपार्टमेंट। विभा कब से झलक की वेट कर रही थी। उसने झलक के आते ही पूछा, कितनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी तू? तुम्हारे डॉक्टर विराज ने रोक लिया था, उनसे मिलकर आ रही हूँ। वो वीआईपी वार्ड में किसी के साथ थी, उनका कोई फ्रेंड था। तो मिली है उससे? झलक बोली। हाँ, वो तो विराज सर से भी स्मार्ट है। बेचारे के किसी ने गोलियां मार दी। गोली मारने वाले मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूं, सालों तरस नहीं आया इतने हैंडसम बंदे की गोलियां मारते हुए? तो उससे पहले ही मिलाई। मैंने तुझे उससे मिलाने के लिए ही बुलाया था। विभा बोली। विभा एक बात बताऊं, तू प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगी, तब बताऊंगी। ऐसा क्या हो गया? इतना क्या सीक्रेट है? मैंने पहले कभी किसी को बताया है? एक तू ही तो है जिससे मैं बात करती हूँ। बता क्या बात है? विभा बोली। तुझे रात फोन पर बताया था ना कि एक बंदा हमारे क्लिनिक आया है जिसकी गोलियां लगी हैं। ये वही है, झलक ने बताया। क्या ये वो है? मतलब वो ये है? अरे जो भी हो, इसने तुझे पहचान लिया? विभा ने पूछा। लगता नहीं है, मुझसे पूछ रहा था कि आप कौन हैं। मैंने भी कह दिया। तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? झलक बोली। हाय, इतने स्मार्ट लड़के को तूने ये जवाब दिया। काश कि वो मुझसे पूछता, मैं तो उसे अपना नाम, अपना एड्रेस, यहाँ तक कि अपना फोन नंबर भी बता देती। विभा बोली। इसलिए तुझसे कोई पूछता नहीं है। झलक ने मजाक किया और हंसने लगी।
विभा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। झलक की बात सुनकर विभा ने मुंह बनाकर कहा, ये कोई बात थोड़ी बनती है यार, किसी को तो दिल दोगी। जनाब, जब तक डॉक्टर बन नहीं जाती तब तक तो नहीं। डॉक्टर बनने के बाद जो पहला लड़का प्रपोज करेगा उसी को हाँ कर दूंगी। अरे वाह, मतलब कि अब से करीब 6 महीने बाद। विभा ने पूछा, यार हद करती हूँ, मैंने एमडी के बाद कहा है, एमबीबीएस तो अभी हो जाएगी। झलक बोली, हाय राम, अभी 2-3 साल और। विभा सुस्त सी होकर नीचे टेबल पर सर रखकर लेट गई। झलक बोली, अगर मेरी अटेंडेंस लग गई हो तो मैं चलूं? जाकर हॉस्टल में सोना है, कल सारी रात इस तुम्हारे हैंडसम ने सोने नहीं दिया। यार ऐसी बात मत किया कर, सुनने वाला कुछ और ही समझ लेगा कि बेचारी को उस हैंडसम ने सारी रात जगा कर रखा। विभा ने उसे आंख और कोहनी मारते हुए बोली, आप अपनी सोच अपने तक रखिए, लोगों के दिमाग में आपकी तरह गंद नहीं भरा है। अच्छा तू 8 बजे आएगी? चल ठीक है, डिनर साथ में ही करेंगे, कहकर वो चल दी। वो बाहर कॉरिडोर में आई तो सामने से आती एक लड़की ने पूछा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यहाँ कैंटीन किस साइड है? ओ, वो सामने से लिफ्ट ले लीजिएगा, नीचे 2nd फ्लोर पर है। मेरे साथ चलिए, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वो उसके साथ चल दी। आप इसी वार्ड की डॉक्टर है? परी ने पूछा। नहीं, मेरी ड्यूटी बच्चा वार्ड में है, दिन की ड्यूटी थी सो वापस जा रही थी, यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। और आप? झलक बोली, जी मैं परिणीति, प्यार से सभी मुझे परी कहते हैं। यहाँ मेरे भैया एडमिट है, मैं उन्हें मिलने आई थी। मेरी दादी और मम्मी भी आई हैं। वो, आपका नाम? परी ने बोली, माई सेल्फ डॉक्टर झलक। ये लो, हम कैंटीन में आ गए, आप ले लीजिए, झलक ने कहा। झलक ने देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया था। उसने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? जी एक्चुअली मुझे भीड़ में घबराहट होती है। यहाँ तो कितनी भीड़ है, उस पर मुझे अकेले जाना होगा। परी बोली, अच्छा चलो मैं चलती हूँ, डॉक्टर्स कैंटीन से ले लो। झलक उसे डॉक्टर्स कैंटीन में ले गई और उसे जो लेना था दिलवा दिया। फिर वो बाहर आने लगी तो उसने परी को समझाया, देखो भीड़ और अकेलेपन का डर साइकोलॉजिकल है। आप अपने मन में सोच लेती हैं कि मैं भीड़ में हूँ, अब मुझे घबराहट होगी तो आपको वैसा ही फील होने लगता है। लेकिन माइंड को सेट कर लो कि कोई बात नहीं, भीड़ है तो है, मेरे जैसे ही लोग हैं तो कुछ नहीं होगा। आप यहीं रुकेंगी, मैं ट्राई करके आती हूँ। वो सामान झलक को पकड़ाकर आंखें बंद करके थोड़ी देर खड़ी रही, फिर कैंटीन में चली गई और इस बार मिल्क ड्रिंक खुद ही ले आई। वो बहुत खुश थी और बोली, थैंक यू डॉक्टर झलक, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे भीड़ का पता ही नहीं चला। क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकती हूँ? झलक ने बिना समय गंवाए उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चली गईं। परी सामान लेकर जब अंदर आई तो सब देखकर हैरान रह गए कि ये कैसी भीड़ वाली जगह से सामान ले आई। इन्होंने जानबूझकर इसे भेजा था ताकि ये कुछ बोल्ड हो। ये लो वीर जी, मैं इतना सब ले आई। दादी, यह आपके लिए स्पेशल मिल्क ड्रिंक। वो दादी को ड्रिंक पकड़ाते ही बोली, परी तुझे डर नहीं लगा? विराज ने पूछा। नहीं, मुझे किसी ने समझाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा वहम होता है। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा तो मैं भीड़ में चली गई, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। परी बिना रुके बोलती गई। वाह, ऐसा तुझे कौन मिल गया यहाँ? अगम ने पूछा। विराज वीर जी, वो आपके हॉस्पिटल की ही डॉक्टर है, डॉक्टर झलक। मुझे बाहर ही मिल गई थी, बहुत ही अच्छी हैं और कितनी सुंदर भी हैं। विराज वीर जी, ऐसी बोटी चाहिए आपके लिए, ऐसे ही टूटी फूटी लड़कियां लिए घूमते रहते हो। परी बोली। कौन है वो भाई, हमें भी तो पता चले हमारी परी ने विराज के लिए किसे चुना है। अगम बोला। वही डॉक्टर झलक। अरे यार, जो मुझे मिलने सुबह कमरे में आई थी यार, सपना। विराज उसे इशारे करके बोला। यार मुझे झलक का नहीं पता, तूने बीच में ये सपना को छेड़ दी। अगम बोला। यार मैं सपना किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, बल्कि सपने जो रात को आते हैं, मुझे आते हैं, तुझे आते हैं, वो सपना। विराज ने कहकर अगम को आंख मारी। अब वो दादी और मम्मी के सामने सीधा तो बोल नहीं सकता था, सो घुमाकर बात कर रहा था। अच्छा वो सपना, ओके डॉक्टर झलक। तब जाकर उसे समझ आया। अगम सोचने लगा, सच में झलक कितना प्यारा नाम है। फिर कुछ देर रुकने के बाद दादी और मम्मी वापस चली गईं। परी भाई के पास ही रुक गई। विराज बाकी के पेशेंट देखने चला गया। अगम का फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था तो परी उसे अपना फोन देते हुए बोली, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, आपने गेम खेलनी है तो खेल लो, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना।
वो सामने पड़े सोफे पर लेट गई। डॉक्टर्स हॉस्टल। हॉस्पिटल से हॉस्टल आने में 15 मिनट लगते थे। झलक जल्दी ही हॉस्टल पहुंच गई। हॉस्टल आते ही वो हाथ मुंह धोकर चद्दर झाड़कर बेड पर लेट गई। फिर उसे परी का ख्याल आया। पता नहीं वो कमरे में पहुंच भी गई कि नहीं। ये सोच के उसने परी को फोन लगाया। अगम गेम खेल रहा था कि फोन बजने लगा। उसने परी की तरफ देखा, वो सो गई थी। उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो परी। हेलो जी, मैं परी का भाई हूँ। वो सो गई है। कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूंगा। अगम बोला। हेलो जी, मैं डॉक्टर झलक हूँ। मैं परी से मिली थी। बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो रूम में पहुंच भी गई या नहीं। मुझे उसके लिए चिंता हो रही थी। और आपकी तबीयत ठीक है? झलक बोली। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू परी की हेल्प करने के लिए। वो बता रही थी कि आपने उसे भीड़ में जाने के लिए कैसे मनाया। हम भी जानबूझकर उसे भेजते हैं ताकि वो इस डर से बाहर निकल सके। आज आपने उसे कुछ हद तक ठीक कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा देख लीजिएगा। अगम उससे बात करना चाहता था, पर उसका नाम सुनते ही उसका दिल धड़कने लगा। सांसें तेज हो गईं। वो अपनी आवाज को कांपने से रोक रखा था। ओह जरूर, मैं उससे बात करती रहूंगी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, टेक केयर कहकर उसने फोन काट दिया। झलक को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि यह अगम होगा। झलक ने फोन बंद कर दिया था, पर अगम बहुत देर फोन को हाथ में लेकर देखता रहा। फिर वो गेम खेलने लगा, पर अब उसका ध्यान गेम में नहीं था। वो झलक के बारे में सोच रहा था। जब मैंने उसे देखा नहीं था तो वो मुझे सपने में कैसे दिखी? फिर दिखी तो दिखी, वो सपने से निकलकर सामने भी आ गई। ये सब दवाइयों का असर तो नहीं है? वो खुद ही परेशान हो रहा था। क्या हो सकता है? क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा? मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? वो सोच सोचकर परेशान हो रहा था, पर झलक की याद आते ही शांत हो गया। अगर मैं झलक के लिए पागल भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं। झलक, तुम्हें तो अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। हॉस्टल में झलक आराम से लेट गई थी। उसने एक बार अगम के बारे में सोचा। क्या उसके जख्म भर गए होंगे? विभा से पूछ लूंगी। अरे मैंने पापा जी को तो फोन ही नहीं किया। उसने उसी वक्त फोन उठाकर मिलाया। हेलो पापा जी। हाँ जी, मैं ठीक ठाक पहुंच गई थी। पापा जी, वो जो मरीज था जिसको गोलियां लगी थी ना, वो। पापा जी ने उसे बोलने ही नहीं दिया। क्यों? तुझे उस मरीज की बहुत पड़ी है। अपने पापा का हालचाल नहीं पूछा? इस रमेश का नहीं पूछा? इसे भी तो तू इतने सालों से जानती है। फिर लंबू के बारे में ही पूछ लेती। उसे भी तो तू इस मरीज से पहले ही जानती है। इनके बारे में पूछ। तुझे उस 2 दिन पहले आए मरीज की पड़ी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा जी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोले। पापा जी ठंड रखो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। आपने मुझे बात पूरी भी नहीं करने दी, यूं ही गुस्सा करने लगते हो। मैं तो आपको ये बता रही थी कि वो यहाँ पीजीआई में एडमिट है, सर्जरी के वीआईपी वार्ड में है। वो डॉक्टर विराज का दोस्त है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई है। मैं आपको ये बताने लगी थी और आप गुस्सा होने लगे। झलक बच्चों की तरह नखरे में बोली। अच्छा सॉरी, पर तूने भी मुझे उस रात के बारे में नहीं बताया जिस रात तू उसकी केयर कर रही थी। उस रात क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। पापा जी वो तो बेहोश था और मैं बैठकर पढ़ती रही। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हाँ बेटा जी, मैं गलत नहीं सोच रहा। मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है। मैं तो उस मरीज की बात पर बात कर रहा था। वो होश में आने पर हमें पूछ रहा था कि रात जो लड़की थी वो कहाँ गई। कह रहा था उसने मुझे पानी पिलाया, उसने लोरी सुनाई। मैंने कहा कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम्हें सपना आया होगा। अक्सर लोगों को ऐसे सपने आ जाते हैं। ये रमेश ही सारी रात यहाँ तेरी केयर कर रहा था। बेटे, मैं कोई बैकवर्ड ख्यालों का नहीं हूँ। बस मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा था क्योंकि मुझे वो कुछ गलत बंदा लगा। एक तो गोलियां किसी को कोई यूं ही नहीं मारता। दूसरे उसे लेने के लिए कोई दीवान नामक बंदा आया था। वो 2 बड़ी कारें और एम्बुलेंस साथ लाया था। फिर इसने मुझे 1 लाख का चेक दिया। मेरे मना करने पर बोला आप भी तो गरीबों को फ्री में मदद करते हैं, समझ लीजिए मैं उन्हीं की फीस दे रहा हूँ। पर मैंने उसके बनते 40,000 ही ले लिए थे। बाकी मैंने कहा कि आप एड्रेस दे दो, हमें जब जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे। पता है उसने अपना नंबर तो दे दिया पर पता नहीं दिया। उस दीवान का एड्रेस और नंबर दे के गया। उसने तुझे भी झूठ बोला कि वो जेई है। एक जेई के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? अगर बाप अमीर भी हो तो वो जेई क्यों बनता? बस इन्हीं कारणों से तुम्हें उससे दूर रहने को कह रहा था।
पापा जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी, झलक बोली। ओके कहकर डॉक्टर गिल ने फोन काट दिया। झलक सोचने लगी कि अगम कैसा बंदा है, कितना गुंजलदार है। पापा जी से इसने मेरे बारे में पूछा, इसका मतलब इसे याद है कि मैंने इसे पानी पिलाया था, इसे लोरी सुनाई थी, पर इसे बेहोशी के कारण मेरी सूरत याद नहीं होगी। यार मैं भी पागल हूँ, उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। परी सोकर उठी तो रात होने वाली थी। विराज अगम के पास बैठा बातें कर रहा था। वो उनके पास आई। विराज बोला, बेटा आप यहाँ सोने नहीं आई थी, इस मरीज की सेवा करने के लिए आई थी। बेचारे ने पानी पीना था तो नर्स को बुलाया, जबकि ये किसी लड़की को पास नहीं आने देता। पर तेरी नींद खराब ना हो तो बेचारे को नर्स को बुलाना पड़ा। भैया सॉरी, मैं रात भर पढ़ती रही ना, इसलिए नींद आ गई। परी बोली, ये नाटक किसी और को दिखाना, तुम और पढ़ना। तुम्हें तो अपनी क्लास भी पता नहीं होगी कि किस क्लास में हो। रात भर पबजी खेलती हो, मुझे सब पता है, अगम बोला। परी हंस पड़ी, बोली, भैया तो क्या हुआ, पढ़ाई करके आपने क्या कर लिया जो मैं पढ़कर कर लूंगी। चल कोई बात नहीं, ऐस कर, हम भाइयों के राज में, अगम बोला। परी इस साल 12वीं में हुई थी। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, पर पबजी में दिमाग बहुत तेज था। उनके घर उनका ड्राइवर खाना लेकर आया था। अगम ने परी को उसके साथ घर भेज दिया। विराज कहता कि वो रुक जाएगा उसके पास। परी के जाने के बाद अगम ने विराज को बताया। झलक ने परी को फोन किया था, उसका फोन मेरे पास था। उससे बात करके लगा कि मैंने उससे बात की है। वो सपने में बिल्कुल ऐसी ही थी। विराज, ये शिमला की है क्या? अरे नहीं, वो तो दिल्ली की है। 4 साल से जानता हूँ उसे, हमारे साथ ही तो पढ़ती है। एक आध बार मैं खुद इसे दिल्ली की ट्रेन में बिठा कर आया हूँ, अगर भरोसा ना हो तो उससे खुद पूछ लेना, विराज बोला। विराज, अगर वो सच है तो ये भी सच है कि मैंने इसे देखा है, महसूस किया है, इसकी आवाज सुनी है, इसकी खुशबू आज भी मेरे सांसों में बसी है। मैं क्या करूं? क्या मैं पागल तो नहीं हो गया? तू चिंता मत कर, मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, वो न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है। हो सकता है कि तेरे दिमाग में चोट लगी हो, जिस कारण से हो रहा हो। कहकर उसने फोन किया। किसी ने उठाया नहीं। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। हेलो, हाँ क्या हाल है विराज? मैं ठीक हूँ, तू कहाँ है? मेरा एक दोस्त है, उसे चेक कर दे आकर। हाँ वीआईपी वार्ड में। ठीक है आजा, कहकर विराज ने फोन बंद कर दिया। वो अभी आ रहा है, विराज अगम से बोला। विराज, क्या ये ठीक होगा अगर उसने कह दिया कि मुझे सच में कोई प्रॉब्लम है तो? अगम सच में चिंतित था। इतने में एक गोरा चिट्टा स्मार्ट डॉक्टर अंदर आया। हेलो विराज। हेलो ईशान, ये मेरा फ्रेंड है अगम, इसी के लिए तुझे बुलाया। ओके, क्या नाम है? अगम बताया तो है, विराज बोला। तू जरा चुप रहेगा, मैं अपने पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सिर्फ ये बात करेगा, ईशान बोला। प्रॉब्लम क्या है? ईशान स्टूल खींचकर उसके पास बैठ गया। एक्चुअली मैं शिमला गया था, वहां बिजनेस राइवल्स ने मुझ पर गोलियां चला दी। उसके बाद मैं किसी क्लिनिक में दरवाजे पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मुझे लगा कि मुझे रात में होश आया था। मैंने पानी मांगा था, एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई, उसने मुझे पानी पिलाया, फिर उसने मुझे लोरी गा के सुला दिया। मैंने उसके होठ ही देखे थे, उसका चेहरा नहीं देखा। उसकी लंबी चोटी देखी थी। जब मैंने पूछा कि रात मेरे पास कौन सी लड़की थी, तो वो कहते हैं कि वहां कोई लड़की नहीं थी। डॉक्टर बोले कि मैंने सपना देखा होगा। फिर मैं यहाँ आया तो मैं डॉक्टर झलक से मिला। वो बिल्कुल मेरे सपने में आई लड़की जैसी थी। अब ये दिल्ली की है तो शिमला कैसे जा सकती है? डॉक्टर ईशान ने उसके सर को हाथ लगाकर सहलाकर देखा, फिर आगे पीछे से देखा, फिर बोले, मिस्टर अगम, मुझे ये बताइए आप कभी यहाँ मीन्स इस हॉस्पिटल में पहले कभी आए हैं? जी विराज से मिलने, इसे लेने छोड़ने को कई बार आया हूँ। तो आपने वो क्या नाम बताया आपने? हाँ, वो डॉक्टर झलक को भी यहाँ देखा होगा। नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, जितना मुझे याद है मैंने नहीं देखा। हाँ देखिए मिस्टर अगम, असल में हमारा ब्रेन कई बार हमसे बिना बताए खुद में बहुत कुछ स्टोर कर लेता है। जैसे आप जब यहाँ आए होंगे तब डॉक्टर झलक आपके पास से गुजर गई होंगी। एक बार आपने उसे देखा होगा पर आपको याद नहीं रहा, पर आपके ब्रेन ने ये याद रखा और आपको वो बेहोशी की हालत में सपने में दिख गई। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपने पिछले जन्म की कहानियां भी सुनी होगी, उसमें कई बार लोग अपने पुराने जन्म में मिले लोगों को भी याद रख लेते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं है, आप टेंशन मत करिए। फिर वो वापस जाने लगा तो विराज उसे छोड़ने चल दिया।
बाहर आकर विराज बोला, तुझे मैंने उसका शक दूर करने को बुलाया था। तुझे पिछले जन्म की बातें करने को किसने कहा था? तुझे पता नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर वो पकड़ लेता तो? पकड़ा तो नहीं ना। पर यार तुझे मानना पड़ेगा कि मैं आर्थो स्पेशलिस्ट होते हुए भी न्यूरो स्पेशलिस्ट की बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वो बात मान ही लेगा। सब तो वही कहा है जो तूने कहा था। पिछले जन्म वाली बात मैंने खुद ही सोची। अच्छा चल तू वापस जा वरना वो शक करेगा। कहकर उसने विराज को वापस भेज दिया और खुद अपने काम पर चल दिया। विराज अंदर आया तो अगम ने उसकी तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर गए? क्या कह रहे थे? वैसे हो सकता है कि ये ठीक ही कह रहे हो सकता है मैंने उसे यहाँ पहले देखा हो पर ध्यान न दिया हो। और नहीं तो क्या, यही हुआ होगा। तू इतनी बार तो यहाँ आया है, पक्का इसे देखा होगा, वरना यूं ही तेरे सपने में थोड़े ही आ गई होगी। अब देख मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, अब टेंशन छोड़ दे, आराम कर, विराज बोला। अगम सोने की कोशिश करने लगा। वो झलक को याद करता सो गया। डॉक्टर्स हॉस्टल। विभा के आने पर दोनों मेस में खाना खाने चल दी। वो मेस में आई तो मेस में काफी लोग आए हुए थे। झलक बोली, विभा तूने वहां क्या सीखा? कुछ सीखती भी है कि विराज कभी अपने हैंडसम मरीज को ही देखती रहती है? अरे नहीं यार, मैं काम भी करती हूँ, पर विराज और वो हैंडसम की तो बात ही और है। पता है जब भी मैं उन्हें देखती हूँ ना तो दिल में कुछ कुछ होता है। विभा बोली, यार तू भी किन चक्करों में पड़ी है? विराज हर लड़की को एक ही आंख से देखता है। वो मरीज भी उसी का दोस्त है, उस जैसा ही होगा। पता नहीं तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम समझना नहीं चाहती। वो उस दिन मुझे भी उसने खुद ही बुलाया था। दोनों एक से एक फ्लर्ट है। मैं तो उन जैसे को देखी हूं भी ना। झलक बोली, तू ये क्या कह रही है? उनको ऐसे तो मत कह। ठीक है, पर तू भी उसके लिए ज्यादा पागल मत हो। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, दिल लगाने नहीं आए हैं। कहकर वो खाना खाने लग गई। खाना खाकर वो बाहर सैर कर रही थी। सामने से उनका क्लासमेट रोहित आ गया। वो उनके पास आकर बोला, यार विभा, तुम्हारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर विराज ने हमारे एक डॉक्टर ईशान को पता क्या कहा? मुझे भला कैसे पता होगा? विभा बोली, वो ना विराज सर का कोई दोस्त एडमिट है। उसे कोई लड़की सपने में दिखी और आज वही लड़की उसके सामने आ गई तो वो परेशान हो रहा था। तब विराज सर ने मेरे ईशान सर को न्यूरोलॉजी का डॉक्टर बताकर उसे समझाया कि ऐसा होना आम बात है। हो सकता है तुमने कभी आते जाते उस लड़की को देखा हो, वो तुम्हारे ब्रेन में बैठ गई हो, तो बेहोशी के वक्त में वो तुम्हें दिख गई। उन्होंने कहा सो कहा, वो मान भी गया। कहकर रोहित हंसने लगा। इसमें गलती क्या है? अगर एक झूठ से किसी का भला होता है तो बोलने में बुराई भी क्या है? विभा बोली, और नहीं तो क्या, विराज सर ने ये सब उसके भले के लिए किया। तुम्हें ये नहीं दिखा कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए ये सब किया? झलक बोली, अरे सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे लगा कि तुम लोग सुनकर हंसोगे कि एक आर्थो डॉक्टर को न्यूरो डॉक्टर बना दिया। विराज सर ने तो दोस्ती के लिए सब किया, दोस्ती के लिए तो कुछ भी। हाँ वैसे तो ये फनी है कि एक आर्थो डॉक्टर को न्यूरो डॉक्टर बना दिया। अच्छा सुन, अब औरों को मत बताना, कहीं गलती से भी विराज सर को पता लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं। विभा बोले, ठीक है यार, किसी से नहीं कहूंगा। तुम भी विराज सर को मत बताना। रोहित बोला, ओके अब जा, तेरी मेस बंद हो जाएगी। झलक बोली। रोहित चला गया। रोहित के जाने के बाद विभा ने झलक से पूछा, ये सपने वाली लड़की तू है क्या? ये क्या चक्कर है? हाँ, उस दिन इसे आधी रात को होश आया था। उसने पानी मांगा था, फिर मैंने उसे लोरी सुना के सुला दिया, फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं तो यहाँ आ गई थी। उसने होश आने पर पापा जी से मेरे बारे में पूछा था। उन्होंने इसे कह दिया कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं है। उन्होंने ही इसे कहा कि उसने सपना देखा होगा और वो मान गया। वो बेचारा ऐसा ही है। यहाँ विराज ने इसे ये सब कह दिया, अब ये भी वो मान गया। मुझे इस पर तरस आ रहा है। झलक बोली, ओए होए, तरस आ रहा है? देखना कहीं प्यार ना हो जाए। ऐसे ही प्यार हो जाता है। वैसे वो है भी इसी लायक कि उससे प्यार किया जाए। सच बताऊं, अगर मैं तेरी जगह होती तो मुझे उससे प्यार हो जाता। विभा बोली, मुझे नहीं होता प्यार, तरस तो मुझे कितनों पे आता है, पर कभी उनसे प्यार नहीं हुआ। झलक बोली। ऐसी ही बातें करते करते वो अपने रूम में आ गई। फिर दोनों अपना अपना पढ़ने बैठ गईं। झलक उसके बारे में सोचने लगी, क्या मैं उसे जाकर बता दूं? नहीं, पापा जी ने मना किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ? वो जो भी करे, जो भी सोचे। वीआईपी वार्ड।
अगली सुबह अगम उठा तो रूम में विराज के साथ एक नर्स भी थी। नर्स ने उसे देखकर कहा, सर ये उठ गए हैं, कैसा फील हो रहा है? विराज ने अगम से पूछा। कुछ अकड़ाव तो है, बाह में दर्द हो रहा है। अगम ने बाह हिलाते हुए कहा, ये तो कुछ दिन तक रहेगा ही, तुम जितना हो सके रेस्ट करो। उसने नर्स को दवाई समझाई। नर्स के जाने के बाद विराज बोला, अगम मैंने वार्ड राउंड पर जाना है, नर्स से कह देता हूँ, वो तुम्हें ब्रश करा देगी और ब्रेकफास्ट भी करा देगी। वो बाहर निकला तो सामने से विवाह और झलक आ रही थी। विवाह उसे देखकर बोली, सर आज झलक का ऑफ है, मैं इसे यहाँ ले आई, हमने साथ बैठकर थीसिस बनाना है। फिर उसने अगम के बारे में पूछा, अब कैसी तबीयत है उसकी? विराज ने झलक से कहा, झलक अब आ ही गई हो तो प्लीज मेरा एक काम कर दो, मैंने राउंड पर जाना है, तुम मेरे लिए मेरे आने तक अगम की केयर कर सकती हो? झलक ने विवाह की तरफ देखा। इसमें विवाह से कहा था कि वो कमरे में बैठकर थीसिस बना लेगी, पर विवाह जिद करके अपने साथ बैठकर थीसिस बनाने के लिए मना लिया। विवाह ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर कहा, झलक मैंने भी सर के साथ जाना है, नहीं तो मैं जाकर अगम जी की केयर कर लेती, प्लीज तू चली जा। तब झलक ने ओके कह दिया। विराज और विवाह उसी वक्त निकल गए। झलक अंदर कमरे में आई तो अगम ने उसे देखा, फिर आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि ये मुझे ही देख रही है। झलक उसके पास आकर बोली, जी आपको कुछ हेल्प चाहिए? जी। अगम की उसे देखकर बोलती बंद हो गई। वो हैरान हो गया कि ये यहाँ कैसे? मुझे विराज सर ने कहा है आपकी केयर करने को, इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई हेल्प चाहिए? झलक उसकी हैरानी को भांपती हुई बोली, जी वो तो कह रहा था कि किसी नर्स को भेजेगा, आप यहाँ कैसे? आपकी ड्यूटी नहीं है आज? अगम ने पूछा। जी आज ऑफ है, विभा मुझे अपने साथ ले आई, हमने थीसिस बनाना है, अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं नर्स को बुला देती हूँ। झलक बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अगम बोला, ब्रेकफास्ट खिलाऊं? झलक ने पूछा। जी मैंने पहले ब्रश करना है, आप पानी और ब्रश ला दीजिए बस। अगम बोला। झलक उसका ब्रश और उसके बताए बैग से निकालने लगी। अगम बिना आंख झपकाए उसे देखे जा रहा था। झलक उसके पास आई, उसे आराम से बिठाया, फिर उसे ब्रश करवाया। लाइए मैं खुद कर लूंगा। अगम बोला, आपकी बाह दुख जाएगी, जब तक जख्म भर नहीं जाता है बाह को हिलाइए मत। वो टिक कर बैठ गया और उसे ब्रश करने दिया। ब्रश के बाद जब अपने हाथ में पानी भरकर उसके होठों को लगाया तो वो एकदम से कांप गया। आज तक उसने किसी लड़की को छुआ नहीं था और झलक का हाथ उसके होठों को छू गया। उसकी धड़कन बढ़ गई और सांसें तेज हो गई। जब वो उसका मुंह धोने लगी तो उसने पानी लेकर खुद ही मुंह धोना चाहा, लेकिन उसकी बाह हिलने से उसे तेज दर्द हुआ और वो दर्द से कराह उठा। झलक ने एकदम से पानी साइड टेबल पर रखा और उसकी बाह पकड़ते हुए बोली, आपको कितनी बार समझाया है कि हिलिए मत, जख्म खुल जाएगा, पर आप मानते कहाँ हैं? जब मैं कर रही हूँ तो टिक नहीं सकते क्या? अब हो गया ना दर्द? आप बहुत जिद्दी हो, अगर जिद ना करते तो कब के ठीक हो जाते। झलक गुस्से में बोलती चली गई, अगर ठीक हो जाता तो आपसे कैसे मिलता? अगम के मुंह से अचानक निकल गया। उसकी बात सुनकर झलक बोली, आप लड़कों को बस ये डायलॉग बाजी आती है, मुझसे मिलने ना मिलना एक बराबर है, मैं यूं ही आप जैसों की बातों में नहीं आती। वो टॉवेल गीला करके उसका मुंह पोंछने लगी। उसने बच्चों की तरह उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। वो एक टक उसे ही देखे जा रहा था। उसने पूछा, क्या आप सबकी ऐसे ही केयर करती हैं? क्या इसी तरह औरों का भी मुंह साफ करती हैं? जी नहीं, ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए नर्स है। ये तो मुझे डॉक्टर विराज ने कहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे पेशेंट की केयर में ये भी आता है, आप ये मत समझना कि मैं आपके लिए कर रही हूँ। झलक छिड़कर बोली। फिर वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। अगम मुस्कुरा दिया। वो उसे देखकर कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुस्कुराता रहा। झलक ने उसकी तरफ देखकर पूछा, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मैंने कोई जोक सुनाया है? अगर ऐसा ही है तो मैं जा रही हूँ, किसी नर्स को भेज देती हूँ। नाराज होकर झलक जाने लगी तो अगम ने उसकी बाह पकड़कर खींच लिया। अचानक खींचे जाने से वो अपना संतुलन खो बैठी और घूमकर उस पर आ गिरी। अगम ने दर्द से आह भरी। झलक उसके सीने पर गिरी थी। बैठा हुआ अगम भी पीछे को गिर गया। अगम तो एकदम सुन्न ही हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। भला जरा सा हाथ पकड़ने से भी कोई गिरता है? वो अक्सर दादी के सीरियल्स में आते ऐसे सीन को नकली बताता था। कहता था ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों टकराएं और हीरोइन हीरो की गोद में गिरे। आज उसे लग रहा था हाँ सच्ची ऐसा भी हो सकता है। ओह सॉरी सॉरी, मैं गलत समय में आ गया। लगे रहो तुम लोग, बाद में मैं आता हूँ। विराज अंदर आया तो वो सामने का सीन देखकर बोला, आ जाइए डॉक्टर विराज, ऐसा कुछ नहीं है,
जैसा आप सोच रहे हैं, झलक विराज से बोली। फिर अगम की तरफ देखकर बोली, आप अपने आप को समझते क्या हो? आपने मेरा हाथ पकड़ा कैसे? बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं आप। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ और आप मेरे साथ ये कर रहे हैं। अगम को लगा कि उससे गलती हो गई है। वो कुछ बोलता, झलक गुस्से में विराज से बोली, सर, आपके कहने पर इनकी केयर की, लेकिन ये इस लायक नहीं है। इन्होंने बिना बताए मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने की बात याद आते ही वो फिर अगम पर भड़क पड़ी। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? आपको पता नहीं है कि मैं किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया? समझ के क्या रखा है आपने मुझे? एक मिनट, एक मिनट, डॉक्टर झलक, प्लीज पहले आप मेरी बात तो सुनिए। बात क्या हुई है? जहां तक मैं अगम को जानता हूँ, यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसकी जगह तुम मुझे कहती तो मैं मान भी जाता, पर यह लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता है। दूर? मैं तो जब से मिली हूँ उसे ऐसा ही देखा है। वहां उधर वो गुस्से में शिमला कहने लगी थी। फिर उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन भी मेरा ये नाम पूछने लगे थे। इस तरह के बंदे को ठरकी कहते हैं, और आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? झलक बोली, देखिए, आपने खुद ही इल्जाम लगाया, खुद ही सजा भी सुना दी। दूसरे बंदे को बोलने का मौका तो दो। भाई, मेरा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने इनकी क्यूटनेस पर मुस्कुरा दिया। ये मेरे मुस्कुराने पर नाराज होकर जाने लगी तो मेरे मुंह से जैसे शब्द जम गए थे। मैंने देखा कि ये नाराज हो गई हैं, सो इन्हें रोकने के लिए इनकी बाहें पकड़ कर खींची। मुझे क्या पता था कि ये इतनी हल्की हैं। मेरी जरा से खींचने पर मुझ पर आ गिरेंगी। मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। झलक, देखो, मैंने कहा था ना ये ऐसा नहीं है। अब माफ भी कर दो इसे। विराज बोला, ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे ऐसे किसी काम के लिए मत कहिएगा। मैं कर नहीं पाऊंगी। इतना कहकर झलक चली गई। दोनों हैरान हुए उसे जाते हुए देख रहे थे। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।